दोस्तों, मेरे गांव में कभी कभी जिन जिन्नात के विषय पर चर्चा हुआ करती थी। कई लोगों का अपना अपना विचार रखने का मौका मिलता था। हम लोग तो उस टाइम में बच्चे थे। हम तो बस मजा लेते थे। हम तो समझने की कोशिश करते थे कि आखिर ये जिन जिन्नात होते क्या है। कई लोग जो हमारे गांव के अधेड़ व्यक्ति थे, वो बताया करते थे। जब हम लोग हैरत में पड़ जाते थे। उनका कहना था कि जिन जिन्नात होते हैं ना, बहुत ताकतवर होते हैं। उनकी हाइट जो होती है ना, अच्छी खासी 10 फीट 12 फीट की होती है। उनकी आंखें जो होती है ना, लाल लाल सुर्ख लाल लाल दिखाई देती है। जब भी वो जंगल में, हमारे गांव में एक जंगल में दो हिस्सा। एक हिस्सा बेरी वाला नाम से मशहूर था। वो बेरी वाला, उसमें बेरी के पेड़ बहुत सारा लगे हुए थे। और वही जो हिस्सा था ना, जिन्नातों का इलाका था। जैसे हमारे गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, उस जंगल में बेरी वाले बाग के अंदर जो घना जंगल था, उसके अंदर में कोई जाने का साहस भी नहीं जुटा पाता था। कई लोग उधर जाने की कोशिश किया, लेकिन जा नहीं पाए। उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। और इसके बाद तो चर्चा का विषय हमेशा रहता था, वही बेरी वाला बाग। जब बरसात होती थी, खेतों में काम नहीं होता था, तो हम लोग चौपाल में बैठ जाया करते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग आकर के किस्से कहानियां अपने अपना अनुभव सुनाया करते थे। किसी का कहना था कि देखो, हम तो बेर तोड़ने के लिए गए थे, लेकिन जब हम बेर अपने थैले में भर लिए थे और इसके बाद हम चलना चाहे, और तब मैंने एक लंबे आदमी को देखा जो बड़ी बड़ी अपने लाल आंखों से। इसके बाद तो मेरी प्राण सूख गया था। मैं जैसे तैसे बेर को फेंकता हुआ, क्योंकि उसमें वजन था, इतना वजन उठा करके मैं भाग नहीं सकता था। और वो भी जंगल का रास्ता, बड़ी मुश्किल से अब मैं अपनी जान बचा करके जंगल से निकल पाया था। मैं तो उस कहानी को सुनकर के हैरान हो जाता था। मेरी मन में डर भय सब कुछ बैठ जाता था। मैं दिमाग लगाता था कि नहीं बाबा, हम तो उस बगीचे में, मतलब वो बेर वाले जंगल में कभी भी नहीं जाएंगे बेर तोड़ने के लिए। मैं हमेशा उसी ख्यालों में अब जूझता रहता था कि आखिर इतने भयानक वो कैसे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। ये जो मैं थोड़ा सा मुखड़ा आगे का कहानी का सुनाया था, ये हमें शेयर किए हैं। उनका नाम है पवन। पवन झारखंड के रहने वाले हैं। और ये जो इनके साथ घटना का शुरुआत हुआ था, साल 1990 था। पवन उस टाइम जवान हो चुके थे, 22 23 24 साल का। अब इक्रेट तो अपना एज नहीं बता पा रहे थे, लेकिन हम मान के चलते हैं कि लगभग 23 24 साल के रहे होंगे। पवन जी 2 भाई और 1 बहन। ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं था, कुल 5 लोगों का परिवार था। और सबसे बड़ा जो थे, पवन थे। पवन के पिता खेतीबाड़ी का काम करते थे, सब्जी उगाते थे। और कभी कभी उनके पास बैलगाड़ी थी और वो वजन ढोने का भी काम किया करते थे। जैसा मौसम, उसी के हिसाब से अपना काम शुरुआत कर देते थे। लेकिन मेन जो काम था ना, खेतीबाड़ी का था। अब मौसमी सब्जी लगाया करते थे, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, मौसम का रुख देख करके जो उस सीज़न में चलने वाली सब्जी हो, जो जल्दी से ग्रो करने वाली सब्जी हो, वही लगाया करते थे। ये जो पवन जी थे ना, अब ये तो बड़े हो चुके थे, जवान हो चुके थे। लेकिन इनका जो छोटा भाई, इनसे जो 3 साल छोटा था, वो भी इनके साथ में मेहनत किया करता था। मतलब खेत पर अब पवन जी के पापा और पवन जी और उनके छोटे भाई, ये तीनों लोग बहुत ही मेहनत करते थे। और शाम के टाइम में, जब अंधेरा होने से कुछ समय पहले ही, पवन के जो पिता थे ना, वो जंगल की तरफ निकल जाते थे सूखी लकड़ी की तलाश में। लेकिन बेरी वाले बगीचे की तरफ नहीं जाते थे। वो साइड जाने की कभी हिम्मत ही नहीं किया था। वो शाम के टाइम 1 घंटा जरूर जंगल में जाते थे। खाना बनाने के लिए जितनी लकड़ी की आवश्यकता होती थी, अपने गट्ठर सर पर रख करके चले जाते थे। और इसके बाद तीनों लोग, यानी पवन के पापा पवन जी और उनके छोटे भाई, अपने घर चले जाते थे। शाम का चूल्हा चौकी जलता था, रात में आराम करना, अगले दिन फिर वही काम शुरू हो जाता था। उनकी पवन की जो बहन थी ना, अब छोटी थी,
लेकिन लड़कियां कहते हैं ना, बहुत जल्दी बड़ी होती है। अब एक तरह से पवन के पिता को भी टेंशन था कि बिटिया भाई, अब इसके लिए कोई ना कोई अब धन दौलत इकट्ठा करना पड़ेगा, जितनी उनके पास में सहूलियत थी इस हिसाब से अपना सोच विचार रख रहे थे। आपस में कभी कभी तीनों लोग बात करते थे। पवन का जो इच्छा थी कि हमारी बहन की जब बड़ी हो जाएगी तो शादी धूमधाम से करेंगे। हर भाई का यही शौक होता है, हर पिता का भी यही शौक होता है कि हमारी बिटिया की शादी धूमधाम से होना चाहिए। तरह तरह का कल्पना किया करते थे कि हमारे पास में ऐसा कुछ धन आ जाए, अब फिर क्या कहना, हम तो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे, इलाका देखेगा, हम इतना बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेंगे। अब ये सब जो थी काल्पनिक बातें थी, लेकिन इनकी हैसियत इतना नहीं था। खेती बाड़ी वाले छोटे मोटे किसान थे और ले दे करके बड़ी मुश्किल से खेती बाड़ी में उतना पैदा कर लेते थे कि जिससे उनका घर का खर्चा बर्चा चल जाए। ये तो दूर की कौड़ी थी। शादी वाला जो था, अब जो सपना देख रहे थे, कल्पना कर रहे थे, ये तो दूर की कौड़ी थी। ये तो बस सोचने के लिए अच्छा लगता था, लेकिन ऐसा था नहीं कि उनके पास में इतना धन है। लेकिन हर भाई का, हर बाप का सपना ऐसा ही होता है। आप जो चलिए आगे की कहानी हम पवन के ही आप शब्दों द्वारा आगे को सुनाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पवन है। आप तो मेरी कुछ जानकारी आपने ले ही लिया होगा। हम तीनों भाई, दोनों भाई और मेरे पिता, मतलब तीनों लोग हम खेत में अक्सर काम किया करते थे। और जो लकड़ी लाने का काम था ना, वो मेरे पिताजी का था। लेकिन कई बार मैं जिद करता था कि पिताजी, इतना बड़ा गट्ठर आप उठा के लाते हो सर पर, हमें अच्छा नहीं लगता, मैं भी बड़ा हो चुका हूँ, तो अब मैं जाता हूँ, आप मुझे जाने दो। लेकिन पिता डांट देते थे, नहीं पवन, तू नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं जब जिद करता तो मुझे डांट खिला देते। अब मैं समझ जाता था कि पिताजी डरते थे। वो जिन जिनात की कहानी जो हमने बचपन से सुनी थी, अब वो इसी वजह से शायद डरा करते थे मुझे, तो उस टाइम यही समझ में आता था। लेकिन एक बार पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है, बुखार लग जाता है, और हम दोनों भाई खेत में जाते हैं। जब समय होता है लकड़ी लाने का, तब मैं अपने छोटे भाई कहता हूँ कि ऐसा कर, तू मेरा इंतज़ार मत कर, तू चला जा घर पर। देख, पिता की तबीयत खराब है, कुछ दवा दारू की ज़रूरत होगी तो ला देना आसपास के बाज़ार से। मैं जा रहा हूँ लकड़ी लेने के लिए जंगल में। मेरा भाई खौफ में पड़ गया था। कहने लगा, नहीं भैया, तुम नहीं जाओगे, पिताजी ने मना किया था ना, चलेंगे तो हम दोनों साथ चलेंगे, लेकिन आप अकेले नहीं जाओगे। मेरा भाई जिद कर बैठा था। तब मैं बड़ी मुश्किल से उसको समझाया कि हाँ, तेरी जिद मैं ज़रूर मानूंगा, लेकिन अभी पिताजी की तबीयत खराब है, उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन अभी तू छोटा है, मेरा कहना मान। तब जाके वो बहुत मुश्किल से घर गया था। जाते जाते बोल के गया था कि भैया जल्दी से लौट के आना, जल्दी लौट आना, हम इंतज़ार करेंगे। तब मैं कहता हूँ, चिंता मत कर, मैं लौट के आऊँगा। लेकिन मुझे क्या पता था, मैं जंगल में जाऊँगा लेकिन मेरे साथ में ऐसा हादसा होगा, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं जिन जिनात से इतना डरा करता था, मैं तो कभी देखा भी नहीं था। अब बेरी वाले जंगल में तो मैं जाने का हिम्मत भी नहीं कर सकता था। अब मैं जिधर मेरे पिताजी जाया करते थे, अपने खेत के सामने जो इलाका था, अब उसी इलाके पे चल पड़ता हूँ। मैं जाते पिताजी को देखा करता था कि किधर से जंगल में प्रवेश कर रहे हैं, मैं भी वही रास्ता चुनता हूँ। अंदर जंगल में तो घुस जाता हूँ, मैं लकड़ी को देखने लगता हूँ, लेकिन हमारे ही घर नहीं था, हमारे ही पिताजी नहीं थे कि लकड़ी चुना करते थे, पेड़ से लकड़ी तोड़ लिया करते थे। आसपास के गांव में लकड़ी की ज़रूरत हुआ करती थी, तो हर कोई शाम के टाइम, सुबह के टाइम, जब भी उसको मौका मिलता था लकड़ी चुन लिया करते थे। अब किनारे वाला जो जंगल था, वहाँ पर लकड़ी तो बिल्कुल मिल ही नहीं पा रही थी। मैं तो देख करके हैरान रह गया था, भाई पिताजी कहाँ से लकड़ी चुन के लाते हैं, गट्ठर बना के लाते हैं, चलो थोड़ा अंदर चला जाए, अंदर चला जाए। इस तरह करते करते जंगल के अंदर काफ़ी में आ चुका था, लेकिन अभी भी मुझे कोई सूखी हुई लकड़ी मिल नहीं पा रही थी। मैं उस जंगल में अकेले था और मैं हैरानी से चारों तरफ देख रहा था कि पिताजी कहाँ से तोड़ा करते हैं लकड़ी, कहाँ से उनको इकट्ठी लकड़ी मिल जाती है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है, क्या मुझे और अंदर चलना चाहिए। वो जो बेरी वाला इलाका था ना, वो थोड़ा आगे में था।
हम तो अपने खेत के सामने से जंगल में घुसे थे। अब मुझे क्या पता कि मैं उसी इलाके में चलता जा रहा हूँ। अब अंदर में दिशा भ्रम हो जाता है। मैं अंदर ही अंदर जंगल के उसी इलाके में पहुंच चुका था। मुझे तो पता तक नहीं था कि मैं उसी इलाके में चलता जा रहा हूँ, जहाँ पर जाने से मेरी हालत खराब हो जाती थी। मैं तो सुनकर के ही परेशान हो जाता था। और वही जगह पर अब मैं पहुंच जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि आगे में तो सूखी लकड़ी बहुत है। चलो तोड़ना शुरू करते हैं। अब जो सूखी लकड़ी है मैं इकट्ठा करने लगता हूँ। इकट्ठा लकड़ी तोड़ तोड़ के मैं गट्ठर बनाने लगता हूँ। अभी मेरे काम लायक लकड़ी इकट्ठा हुई नहीं थी। मैं थोड़ा सा और आगे निकल जाता हूँ और तब मुझे बेर वाला जंगल दिखाई देता है। जब मैं बेर का पेड़ देखता हूँ ना, वो भी बहुत सारा, मेरी तो सांस जैसे रुकने को हो गई थी। क्या मैं बेर वाला इलाके में पहुँच गया हूँ? मैं भयभीत हो जाता हूँ। लेकिन अब अंधेरा हो चुका था और जंगल में ऐसे भी अब अंधेरा हो ही ज़्यादातर रहता है। वो आसमान में ना जाने बादल आ गया था कि जब मैं खेत से निकला था तब तो सूरज काफ़ी दूरी पर था। मतलब कुछ टाइम था सूरज को अस्त होने में। क्या मैं भटकते भटकते इतना टाइम निकाल चुका था कि मैं अब बिल्कुल उस जंगल में उस जगह पर पहुंच गया था और वो भी अंधेरा होने लगा था। मेरी सांस रुक गई थी। मैं कहूँ ना कि मैं अपने भागने का रास्ता देख रहा था कि मैं किधर से आया था, मैं किधर से निकलूं। मैं अब उस लकड़ी को छोड़ छाड़ करके मुझे लगा कि मैं तो गलत किया हूँ, इस जगह पर आना नहीं चाहिए, इस जगह पर आना नहीं चाहिए। अगले पल ध्यान आता है कि अगर मैं लकड़ी लेके नहीं जाऊंगा तो शायद शाम का खाना नहीं मिलेगा। जो भी इकट्ठा है अपने सर पर रखता हूँ। अब फिर जिधर से आया था मैं अंदाजे से भागना शुरू करता हूँ, लेकिन मैं रास्ता भटक जाता हूँ। मैं किनारे पर पहुँचता नहीं हूँ और गहरे जंगल के अंदर में चलता जाता हूँ। और तब तक घना अंधेरा हो चुका था। चारों तरफ मैं रास्ता का तलाश करता हूँ, लेकिन रास्ता मुझे नज़र नहीं आता है। जिधर जाता हूँ लगता है कि हाँ यही होगा रास्ता। जंगल ऐसा ही अब दिखाता है, ऐसा भटका देगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर दक्षिण किधर है। कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है जंगल। एक बार जंगल आपको जकड़ लेगा ना तो जल्दी से निकलने नहीं देता है। और वही मेरे साथ में हुआ था। मैं कहूँ ना कि मैं गट्ठर जमीन पर रख करके रोने लगा था। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, कैसे अपने घर जाऊँ मैं इतना परेशान हो गया था। मैं रोने लगा, बिलखने लगा और समय भी बढ़ता जा रहा था। अब कितना टाइम हो गया था मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। देखते देखते काफ़ी समय मैं जंगल में गुजार देता हूँ। मैं और परिश्रम करता हूँ कि चलो इधर से चला जाए, लेकिन जिधर जाता हूँ लगता है कि मैं घूम फिर कर उसी जगह पर आ रहा हूँ। जंगल मुझे ऐसा ही महसूस करा रहा था। और तब मुझे लगने लगा कि मैं जिन जिन आते के इलाकों से दूर नहीं जा रहा हूँ। अब तो मेरी खैर नहीं है। वो लंबे लंबे वो आएंगे जिन और मुझे पकड़ लेंगे और फिर मुझे मार डालेंगे। मैंने जो किस्से कहानियाँ अपने गाँव वालों से सुना था, वही डर मुझे सता रहा था। मुझे लग रहा था कि वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं उनके इलाके में क्यों आया? वो अपने इलाके में लोगों को पसंद नहीं करते थे, जैसा मैंने अपने गांव के लोगों द्वारा सुना था। मैं रोने लगा था, लेकिन अब मैं कर क्या सकता था? मैं अब बैठ करके ज़मीन पर चारों तरफ देखता हुआ कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे सुबह तक यहीं इंतज़ार करना पड़ेगा? यहीं इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं थक चुका था और मैं अब रोने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता था। लेकिन रोने से कुछ भी नहीं होता। वो जंगल है, जंगल में जितना आप परेशान होगे, रोगे, जंगल आपको उतना ही जकड़ता जाता है। वो जंगल अब जैसे जिन जिन्नात तो थे ही, लेकिन उसमें जंगली जानवर भी थे, खतरनाक जानवर भी थे। अगर वो मेरी आवाज़ सुन लेते तो फिर तो मुझे डबल खतरा था। और मैं समझदार था। और मैं शांत हो जाता हूँ कि नहीं भाई, रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे शांति से सब कुछ सोचना पड़ेगा और तब मैं शायद जंगल से निकल सकता हूँ। ऐसा कितना समय हुआ मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर लग रहा था कि शायद आधी रात हो चुकी है। जिधर देखो उधर घना अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा था। आधी रात होती ही जंगल जैसे जाग जाता है। जंगल में
तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती है और वो आवाज़ें दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। पास से मेरे जो चमगादड़ है वो झुंड में गुजर जाते थे। उनकी पंखों की फड़फड़ाहट से मेरा तो रोम रोम कांप जाता था। मुझे लगा कि ये जिन्नात ने भेजे हैं ताकि देख कौन है, ये इनका मदद कर रहे हैं। ऐसे मैंने किससे कहानी सुना था तो इंसान डर ही जाता है। मैं भी डरा हुआ था। चुपचाप अंधेरे में मैं एक जगह बैठ करके चारों तरफ निगाहें लगा रखा हूँ। जरा भी आसपास में आहट होती थी मुझे लगता था कि कोई जानवर आ गया है या फिर जिन जिन्नात आ रहे हैं। मैं सूखी लकड़ी का हथियार बना लिया था, डंडा ले लिया था। मुझे लगा कि मैं बाहर तो जरूर करूँगा, आसानी से मैं हार नहीं मानूंगा। मैं भी जवान था, तगड़ा था, मेहनती इंसान था, तो इतना तो मैं कर ही सकता था। लेकिन जानवरों से, लेकिन जिन्नात से मैं कैसे लड़ सकता था? उनके पास तो जादुई ताकत था, जैसे किस्से कहानियों में मैंने सुना था गांव के लोगों द्वारा। मैं उनसे बिल्कुल डरा हुआ था। लेकिन उसके अलावा जंगली जानवर भी थे। जो आवाज़ पास में आती थी ना तो मैं बेचैन हो जाता था। अपना हाथ का डंडा मजबूती से पकड़ लेता था। मुझे लगता है कोई भेड़िया आ गया, कोई और जानवर आ गया, चलो लड़ तो लूँगा इससे, लेकिन जिन जिन्नात से कैसे बचूंगा, यही डर अभी तक मेरे को सता रहा था। आधी रात से ज़्यादा का समय मुझे महसूस हो रहा था। अब मैं तब देखता हूँ कि दूर में एक प्रकाश जैसा नज़र आने लगता है, जैसे वहाँ पर किसी ने आग जला रखा है, रोशनी हुई पड़ी है। अचानक जब मेरे आंखों के सामने में कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता है तो आंखों का सुकून मिलने लगता है। मुझे लगता है कि जहाँ पर आग वहाँ पर इंसान तो होगा ही, जहाँ पर रोशनी इंसान जरूर रहता है। मुझे उसी तरफ चलना चाहिए जिधर रोशनी नज़र आ रही है। मैं अपना लक्कड़ अक्कड़ तो छोड़ दिया। मैं तो अपने जान बचाना चाहता था कि मैं कैसे भी इस जंगल से सकुशल बाहर निकल जाऊं। और जब वो रोशनी मुझे नज़र आती है ना तो मुझे लगता है कि मेरी तरह कोई इंसान है, वो भी जंगल में है। शायद वो जंगल में फंस गया है और वो आग जला करके अपना रक्षा कर रहा है। मुझे वहाँ तक चलना चाहिए और फिर तो हम दो हो जाएंगे। मैं खुश हो गया था मन ही मन। मैं आगे बढ़ने लगा। मेरे हाथ में वही सूखी लकड़ी का डंडा था। मैं आराम से देखते देखते और बचते बचाते मैं उस जगह पर करीब पहुंच जाता हूं जहां पर मुझे रोशनी नजर आ रही थी। वो आग नहीं जल रहा था, एक कुटिया सी बनी हुई थी, झोपड़ी सा। मुझे महसूस हो रहा था कि झोपड़ी है और उसके अंदर में रोशनी हो रही थी। मैं जब उस झोपड़ी के देखता हूं तो मैं तो और हैरान हो जाता हूं। ये जंगल के बीचों बीच में झोपड़ी किसका है? जरूर कोई साधु संत, कोई बाबा होंगे। शायद कोई अब यहाँ पर आराधना करने के लिए रुके होंगे, यही होंगे। मैं जो घबराया हुआ था, मन में एक शांति मिलती है। मैं कई तरह का ऐसे किस्से सुन चुके थे कि कोई बाबा जंगल के अंदर में अपना तप बल करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं। मुझे लगा कि वही बाबा लोग होंगे, अपना तंत्र मंत्र का साधना कर रहे होंगे। अब तो मैं बड़ा खुश हो गया था। आधा डर तो मैं निकल चुका था शरीर से। मैं खुशी खुशी उस झोपड़ी के पास पहुंच जाता हूँ। झोपड़ी के पास पहुंचता हूँ ना तो अंदर में रोशनी तो जल रही थी, लेकिन मुझे कोई हरकत झोपड़ी के अंदर में दिखाई नहीं दे रही थी। मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा, आहट लेने की कोशिश करता रहा कि आखिर इसके अंदर में कोई है क्यों नहीं। रोशनी तो है लेकिन इंसान क्यों नहीं दिख रहा है। इसके बाद मैं धीरे धीरे उस झोपड़ी के दरवाजे के अंदर दाखिल होता हूँ। जैसे दाखिल होता हूँ ना तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर चटाई जैसा कुछ लगा हुआ घास फूस का, और जैसे जंगल का बिस्तर होता है, हम आम भाषा में कहते हैं, वही लगा हुआ है घास फूस का बिस्तर ऐसा। और उस पर एक जवान लड़की लेटी हुई, आंख बंद किए हुए। उसके हाथों में कुछ अजीब तरह का फूल दिखाई दे रहे हैं और वो सीने पर रखकर जैसे आंख बंद करके सो चुकी है, गहरी गहरी सांस ले रही है। जब मैं उस जवान लड़की को देखता हूं ना तो मेरे तो होश उड़ जाते हैं। ये कौन है भाई? इतनी खूबसूरत लड़की, और जो पहनावा पहन रखी है ये तो बड़े अमीर घर की लग रही है। मैं देख करके हैरान हो गया था, सकते में आ गया था। मुझे लगा कि यहाँ पर तो कोई साधु संत मिलेंगे, लेकिन यहाँ साधु संत नहीं, एक जवान लड़की और वो घास फूस के बिस्तर पर लेटी हुई थी, आंखें बंद करके जैसे नींद में हो। उसके हाथ में एक ताज़ा खिला हुआ फूल था। ऐसा फूल मैंने कभी अपने आसपास के इलाकों में देखा नहीं था।
उसके सीने पर वो फूल अपने हाथ में रखा हुआ आज सो गई थी। खुशबू आ रही थी उस फूल में से, अजीब तरह का खुशबू, जो मैं ऐसा खुशबू कभी महसूस नहीं किया था। मैं हैरत में रह गया था। मुझे लगा कि नहीं बाबा, ये तो जवान लड़की है और ये ठीक नहीं होगा, मुझे इसके अंदर आना नहीं चाहिए, मुझे बाहर हो करके अब मुझे आवाज़ देना चाहिए। मैंने तो गलत कर दिया, मैंने तो गलत कर दिया। मैं छोड़ते ही बाहर निकलता हूँ। आज जैसे बाहर निकलता हूँ, उस लड़की को एहसास हो जाता है कि झोपड़ी के अंदर में कोई आया है। वो भी जल्दी से उठ जाती है। आज जैसे मैं बाहर निकलता हूँ, वो भी बाहर निकल जाती है। मुझे देख करके वो भी हैरान हो जाती है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? यहाँ पर तुम कैसे पहुँचे? यहाँ पर कैसे पहुँचे? वो सवाल का झड़ी लगा देती है। मैं उसकी तरफ देखते हुए अब अपने आप को जैसे गलानी से देख रहा था। मुझे ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए। जवान लड़की अंदर सो रही है, मुझे तो अब बोल के जाना चाहिए था या मुझे आवाज़ लगाना चाहिए। मुझे अपनी गलती पर अब थोड़ा अब सही नहीं लग रहा था, मैंने गलत काम किया है। मैं सिर झुकाए उसकी सारी बात को सुन रहा था। मेरे पास में शब्द नहीं आ रहे थे उस टाइम कि मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, कैसे मैं बताऊं कि मैं रास्ता भटका हुआ हूं। वो गुस्से में थी। तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम कौन हो? कई तरह सवाल जब करती है ना, तब मैं सर झुकाए हुए बोलता हूँ, देखिए मेरा गांव का नाम ये है। मैं लकड़ी तोड़ने के लिए आया था, सूखी लकड़ी जिससे हमारे घर का शाम का खाना बनता है। मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे इस जगह पर आना नहीं चाहिए था। मैं गलती से रास्ता भटक कर इस जगह पर आ गया हूँ। मैं गलती से इस जगह पर, मुझे झोपड़ी के अंदर में नहीं आना चाहिए था। अगर मुझे ज्ञात होता कि आप अंदर लेटी हुई तो मैं कभी भी अंदर नहीं आता। मैं गलती कर दिया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब जाके लड़की का गुस्सा शांत होता है। कहती है, तुम कौन से गांव के रहने वाले हो? तुम रात में कैसे रास्ता भटक गए? ये लकड़ी क्यों तुम तोड़ना चाहते हो? लकड़ी तोड़ के क्या करोगे? मुझे लगा कि भाई ये लड़की कौन है? इस जंगल में इतना अच्छा पहनावा पहन रखी है, इस लकड़ी से हम लोग आग जलाते हैं और चूल्हा हमारा जलता है और हमारी रोटी बनती है। मैं उसको बताया भी था, लेकिन शायद उसको मालूम नहीं था कि लकड़ी से आग भी जलती है। मैं हैरत में रह गया था। मैं कहने लगा कि आप इस जंगल में कैसे रहती है? आप अकेले हो? आपके साथ में और भी लोग हैं? तब कहती है, और भी लोग हैं, लेकिन वो अपने काम से गए हुए हैं, उनको आने में सुबह हो जाएगी। चलो अच्छा है कि तुम आ गए हो, बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? मैं अपना नाम पवन बताता हूँ कि मेरा नाम पवन है। तब मेरे बारे में बहुत सारा सवाल पूछती है, जो मैं सही सही जवाब देता हूँ। तब कहती है, तुम्हारे यहाँ से घर कितनी दूरी पर है? मैं बताता हूँ कि मुझे ध्यान नहीं है, मुझे याद नहीं है। अगर मुझे याद होता तो मैं यहाँ भटक कर थोड़ी आता। तब मैं सवाल पूछता हूँ कि आप इस जंगल में झोपड़ी में क्यों रहती हो? कहती है, नहीं नहीं, ये झोपड़ी मेरा नहीं है, यहाँ तो कोई और रहता था, कोई साधु बाबा वगैरह यहाँ पर पूजा पाठ करते थे, लेकिन काफ़ी दिनों से यहाँ पर कोई रहता नहीं है। मैं तो जंगल में घूम रही थी, मैं फूलों को तोड़ रही थी, आनंद ले रही थी। अचानक मुझे थकावट सी महसूस होने लगी। तब मैं देखा यहाँ पर घास फूस का ढेरी लगा हुआ, बिस्तर लगा हुआ है। मैं यहीं लेट गई थी, आनंद आ रहा था। अब मैं नींद में आ चुकी थी। अपने बारे में अब वो बताना शुरू किया था। तब मैं कहता हूँ, आपका परिवार और आपका घर बार कहाँ है? इस जंगल के बीचों बीच में इंसान तो रहते नहीं हैं। देखिए हम भी तो इंसान हैं, हम इस जंगल के बाहर रहते हैं। तब मेरी तरफ घूर के देखती है, कहती है कि तुम इंसान हो? मैं कहता हूँ, हाँ हम इंसान ही बोला जाता है हमें, लेकिन आप क्या हैं? वो मुझे बताती नहीं है। वो जैसे सोच रही है कि मैं अब क्या बोलूँ, क्या बोलूँ। शायद उसको समझ में नहीं आ रहा था, या वो मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहती। लड़की मेरे से सवाल पूछती है कि तुम्हें इस जंगल में कितना टाइम हो गया भटकते हुए? मैं बताता हूँ कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं। तुम्हें भूख लगी हुई है, तुम इंसान हो ना? मैं कहता हूँ, हाँ मैं इंसान हूँ, लेकिन आप कौन हैं? तब अपना मुंह बंद कर लेती है। मतलब वो बताने वाली थी, लेकिन न जाने क्या सोच करके वो जवाब नहीं देती है। तब कहती है, आओ मेरे साथ में, मैं तुम्हारा पेट भरने का इंतज़ाम करती हूँ। मैं अब उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगता हूँ। मुझे भूख भी लगी थी और प्यास भी लगा हुआ था। मुझे तो प्यास जोरों का लगा हुआ था। मैं उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगता हूँ और उस अंधेरी रात में
अब मैं थोड़ा बहुत तो मैं जरूर देख रहा था, लेकिन लड़की को लग रहा था कि जैसे उसके लिए रात ना हो, दिन का समय हो, जैसे उसको हर चीज साफ साफ दूर दूर का नजर आ रहा है। मुझे उस झोपड़ी से काफी दूरी पर लेकर आती है, और जहां पर एक पेड़ फल लगा हुआ था। फल को तोड़ती है, एक ही फल का मुझे तोड़ के देती है और कहती है, इस फल कर खा के देखो, इससे तुम्हारा प्यास भी बुझ जाएगा और तुम्हारा भूख भी खत्म हो जाएगी। ये बहुत ताकतवर फल है, तुम खाओ, अब फिर बताना तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। मैं वाकई में प्यासा था, भूखा था। अब मैं जल्दी से उस फल का इस्तेमाल करता हूँ, खाता हूँ। अब वाकई में जब मुझे एहसास होता है कि जैसे मैंने उस फल को एक निवाला लिया और सही में जो मेरी ज़बान चिपक रही थी, मुझे पानी की ज़रूरत था। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि मैंने गिलास भर का पानी पी लिया है। मैं जल्दी जल्दी सारा फल, बड़ा सा फल को खा लेता हूँ, और तब मुझे भूख भी मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। मतलब मेरा पेट भर चुका था और प्यास भी ख़त्म हो चुकी थी। शरीर में वो डर जो मेरा बैठा हुआ था ना, मैं घबराया हुआ था, वो डर भी गायब हो जाती है। और तब मैं कहता हूँ, अरे ये फल तो मैंने आज तक देखा नहीं। और तब कहती है, जंगल में तुम कब आए हो? इस जंगल के अंदर में क्या क्या छुपा हुआ है? तुम इंसान हो ना, तुम कैसे देख पाओगे? बार बार मुझे इंसान कर रही थे ना, तो मुझे शक होने लगा था। मैं कहता हूँ कि आप हैं कौन और आपका नाम क्या है? तब कहती है, नाम तो मेरा ये है। नाम बड़ा अजीब सा था, 2 शब्दों का, लेकिन जो भी था मैं तो खुश हो गया था। अब मैं कहता हूँ कि आपका परिवार क्या करता है, कौन सा बिजनेस करता है, जंगल के बीच में क्या करता है? लेकिन हर सवाल को गोल कर दिया था। मैं कहने लगा कि देखिए, आप मेरी इतनी मदद कर दीजिए, मुझे इस जंगल से बाहर निकाल दीजिए। ये उपकार, एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप मेरी मदद करेंगी ना? और तब कहती है कि देखो, मैं दूर तो जा नहीं सकती, कि मेरा परिवार मुझे इजाज़त नहीं देता है। अगर मैं दूर गई तो मेरा परिवार मुझे सजा भी दे सकता है। और तुम इंसान हो ना, हमारा परिवार कहता है कि इंसान से दोस्ती भी नहीं करना चाहिए, उनसे दूरी बना के रखना चाहिए। मैं उस लड़की की तरफ देख रहा था, हम में उसमें कोई फर्क नहीं था, चेहरा मोहरा सब एक जैसे। हमारे शरीर में अब जो चीज़ खून भी चल दौड़ रहा है, वो उसके शरीर के अंदर में खून दौड़ रहा था। नाक कान सब एक जैसे बराबर था, कोई भी बदलाव तो नहीं था। हाँ, वो ज़्यादा ही सफ़ेद दिख रही थी, ज़्यादा गुराई थी। अब मुझे बस यही फ़र्क नज़र आ रहा था, और कोई फ़र्क नहीं था। मैं कहने लगा कि देखिए, मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मेरा भाई भटक रहा होगा अकेले जंगल के आसपास में, कहीं वो जंगल के अंदर आ गया तो भी फंस जाएगा। आपको पता है ना, इस जंगल में कितने खतरनाक खतरनाक जानवर रहते हैं। हम दोनों भाई बिल्कुल, अब मैं अब रोना शुरू कर देता हूँ, मैं सब कुछ बताना शुरू करता हूँ कि हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। मेरा भाई ने कहा था कि भैया जल्दी लौट आना। मैं जानता हूँ जिद्दी इंसान है, अगर मैं घर नहीं पहुँचा होगा तो वो कोई ना कोई बहाना लेकर जंगल की तरफ आ गया होगा। मुझे इसी बात का खटका था। मैं उससे बार बार आग्रह कर रहा था, और तब मेरी आग्रह को मान लेती है। कहती है, एक शर्त है, अगर वो शर्त तुम पूरा करोगे, मैं तुम्हें जंगल का रास्ता दिखा सकती हूँ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ सकती हूँ, लेकिन वो शर्त पूरा करो। मेरे पास आ जाती है, कहती है, मैं आपको छू सकती हूँ, आपको महसूस कर सकती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि इंसान कैसे होते हैं। वो मुझे जब मैं इजाज़त देता हूँ तो मेरे शरीर को छूने लगती है, मेरे बालों को खेलने लगती है। मैं कहूँ ना कि जब मुझे छूती थी तो पूरे शरीर में गनगनी सी होने लगती थी। एक अलग ही अनुभव होता था। मुझे लगता था कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। कई बार तो मैं मुस्कुरा देता था, हंस देता था, तो भी मुस्कुरा देती थी। मैं कहने लगा कि आपने मेरी अब टेस्ट ले लिया ना, मैं इंसान ही हूँ, जैसा आप हो वैसा ही मेरा शरीर है। वो कुछ बोल नहीं पाई थी। और तब कहती है कि आप मेरी जो शर्त है तुम मानोगे ना? और तब मैं कहता हूँ हाँ। वो कहती है, देखो, मेरे परिवार ने तो मुझे ये बताया है कि इंसानों से दूरी बना के रखना चाहिए। अब मैं कई बार उनसे पूछा भी था, इंसान बुरे हैं क्या? और तब कहती हैं, बहुत बुरे इंसान हैं, उनसे दूरी बना के रखना ही हम लोग के लिए सही होगा। लेकिन मैं आपको देखी ना, वो तुम पर से आप पर आ गई थी। कहने लगी कि मैं आपको देखी ना, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं,
जैसे आप हो वैसे हम भी तो हैं। हमारा भी चेहरा मोहरा आप जैसा है, तो हम में आप में फर्क क्या है? मैं उस लड़की की बात को समझने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार कहती है, मुझे तो आपसे डर नहीं लग रहा है। क्या वास्तव में आप खतरनाक हो, आप डरावना हो, मेरे साथ में कुछ गलत कर सकते हो? तब मैं कहता हूँ नहीं नहीं, हम इंसान कभी नहीं करते हैं, हम तो दोस्ती करते हैं। कोई भी नया मिलता है हम तो उससे दोस्ती करते हैं, दोस्ती से शुरुआत करते हैं। हम इंसान ऐसे नहीं हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग हजारों लाखों में एक होंगे, मैं उनके बारे में कुछ बात नहीं कर सकता है, लेकिन अक्सर लोग हम मिलनसार किस्म के होते हैं। नए लोगों से हम दोस्ती करते हैं, अब उसके साथ में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब बताइए, क्या मैं बुरा आपको लग रहा हूँ? तब कहते नहीं, तुम तो अच्छे दिख रहे हो, क्या मेरे साथ में दोस्ती करोगे? छोड़ते ही बोलती है। मैं सक पका गया था। अब मैं कहने लगा कि आपका परिवार इजाज़त नहीं देता है कि आप मनुष्यों के पास जाओ, तो आप मेरे से दोस्ती कैसे करोगे? अगर आपको परिवार को पता लग जाएगा, फिर आपके साथ सजा भी तो देंगे। वो कहने लगी, हाँ ये तो मैंने सोचा भी नहीं, लेकिन एक आइडिया है मेरे पास भी। मैं तुम्हें उस जगह पर लेके चलती हूँ जहाँ से जंगल का रास्ता तुम्हें आराम से मिल जाएगा और तुम जल्दी जंगल से बाहर में निकल जाओगे। हम उस जंगल के जहाँ पर मैं आपको लेके चलूँगी, वो जगह हमारे लिए सुरक्षित है। हमारा परिवार उस जगह पर आता नहीं है, उनको लगता है कि वो जगह इंसानों का है। उस जगह पर हम और आप मिला करेंगे। अगर आपको मंजूर है तो दोस्ती करो, और दोस्ती का मतलब दिल से होना चाहिए। मैं आपके साथ दोस्ती इसलिए कर रहा हूँ कि आपके बारे में मैं अधिक से अधिक जान सकूँ। मेरे मन में बहुत सारी जिज्ञासे हैं और उस जिज्ञासा मैं पूरा करना चाहती हूँ, और आप मुझे अच्छे भी लगने लगे हो, तो क्यों दोस्ती करोगे ना? मैं उस लड़की की तरफ देखता हूँ, मुस्कुरा रही है, और इतनी हसीन लड़की थी कि मेरा भी दिल डोल गया था। मैं झट से बोला कि बिल्कुल मैं दोस्ती करूँगा, चलिए मुझे अब जंगल से बाहर निकालने का रास्ता बताइए। तब कहती है, धोखा तो नहीं दोगे? मैं कहता हूँ कि नहीं, हम इंसान बच्चन के बहुत पक्के होते हैं। अगर एक बार किसी से दोस्ती हो जाती है, आप इंसानों की बात कर रही हो, हम तो जानवर से भी दोस्ती कर लेते हैं। मैं यही सब बात करते हुए लड़की आगे आगे और मैं पीछे पीछे, हम कितना टाइम तक चलते रहे हमें तो अनुभव ही नहीं हुआ। बातचीत में लगे रहे और उस लड़की की मीठी मीठी बातें मेरे दिल के गहराइयों में जाके बस गई थी। उसका भोलापन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके दिल में ऐसा कोई मैल, कोई पाप, ऐसा कोई धोखा नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगने लगा कि हाँ, ये लड़की है प्यार के लायक। और आखिरकार हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक खंडहर जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। खंडहर, जब तक हम उसके पास नहीं पहुंचते ना, वो तो बेलों से घिरा हुआ था। जंगली बेलें उसको घेर रखी थी। वो बेलों के पास में आ जाती है और तब बेलों को हाथ से हटाती है। आज जो मैं अंदर देखता हूं कि अंदर तो एक कमरा बना हुआ है। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा है। मैं उस जंगल के बीच बीच में कमरा देख करके हैरान हो जाता हूँ। अब मैं कहता हूँ, ये कमरा आपका है? कहती है, अब तो मेरा है। यहाँ पर मैं कभी कभी आती हूँ। मेरा जब मन दुखी होता है तब मैं यहाँ आकर के आराम करती हूँ। मुझे इस जगह पर आकर के बहुत अच्छा लगता है। ये ना जाने किसका है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये तो बेलों से, जंगली बेलों से ढका हुआ था। मैं जब इसको अंदर में आई तब मुझे पता चला कि इसके अंदर में एक कमरा भी है जो गंदगी से भरा हुआ था। इसके बाद मैंने मेहनत किया, साफ सफाई किया और देखो ये कमरा चमक गया है। मैं यहाँ पर कुछ टाइम आराम करती हूँ। जब मेरा दिल भर जाता है तब मैं यहाँ से चली जाती हूँ। यहाँ पर हमारे परिवार के लोग भी नहीं आ सकते। उनको लगता है ये मनुष्यों का इलाका है, यहाँ पर आना नहीं चाहिए। ये जगह मुझे सुरक्षित लगती है और यहाँ मैंने कभी मनुष्य को देखा भी नहीं है। अब वो सारी बात मुझे बता रही थी और तब मैं कहता हूँ, अब बताइए मेरे घर का रास्ता। और तब कहती है, इतना जल्दी क्या है, कुछ देर हमारे साथ में बैठो और हम एक दूसरे को पहचाने तो सही। प्रेम का पहल तो हम करें, और इसके बाद जो तुम कहोगे मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। मैं इशारा साफ समझ गया था। उस लड़की के मन में क्या चल रहा था मैं उसकी आंखों से पहचान चुका था। उसकी आंखें में अब लाल डोरे दिखाई दे रहे थे। वो मेरे पास में बिल्कुल चिपक के बैठी हुई थी। अब मैं कहने लगा कि देखिए,
हम इंसानों में ये जो प्रेम होता है ना, शादी के बाद होता है। और तब कहती है शादी क्या होता है। मैं कहने लगा, जब एक लड़का एक लड़की जीवन भर साथ रहने के लिए कस्में खाते हैं, हम उसी को शादी ब्याह करते हैं। और हमारे यहाँ यही रस्म चलता है। आप जो कर रही हो ना, ठीक नहीं है। इतना नज़दीकी लड़के के साथ में होना नहीं चाहिए। जो मैंने संस्कार अपने परिवार से पाया था, मैं वही संस्कार उस लड़की को सिखा रहा था। लेकिन लड़की को उस चीज़ को परवाह नहीं था। वो कहने लगे कि नहीं, हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हम तो एक लड़का लड़की आपस में प्रेम करते हैं। और मैंने आज तक किसी लड़के से प्रेम नहीं किया है। ये पहली बार है जो मेरा दिल तुम पर आ गया। मैं उस लड़की को समझाता रहा कि देखो ये गलत है, हमारे यहाँ पर इसको बुरा मानते हैं, एक पाप की तरह होता है। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। कहती कि नहीं, हम इसको पाप नहीं मानते, हम इसको प्रेम बोलते हैं। और आखिरकार मैं भी नौजवान, कब तक मैं उसको मना करता रहता। हम ये दोनों एक होते हैं और मैं उसी फर्श पर सो जाता हूँ। फर्श में ठंडक, ना जाने कब मुझे नींद आ जाती है। और जब वही लड़की मुझे उठाती है, उठो भी, मेरा नाम लेके, पवन उठो भी, उठो, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। देखो सुबह होने में कुछ ही वक्त है, अब तुम निकल जाओ, मुझे भी अपने इलाके में जाना है, मुझे भी अपना घर पहुंचना है। मैं भी अपनी नींद तोड़ चुका था। एक ख्वाब से लग रहा था कि मैंने एक बहुत बढ़िया ख्वाब देखा। ये ख्वाब कभी मेरा टूटता नहीं, मैं ऐसे ही मन में सोचता हूँ। उस लड़की का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे ऐसा आकर्षित कर रहा था कि दिल तो नहीं कर रहा था कि इस लड़की को मैं छोड़ के जाऊँ। लेकिन मेरा परिवार चिंतित होगा, मेरा भाई परेशान होगा। और तब मैं कहता हूँ, आप मुझे रास्ता बता दीजिए, आप मुझे रास्ता बता दीजिए। उस जगह पर लेके आती है जहाँ पर एक पगडंडी दिखाती है। कहती है यहीं से इंसान आते जाते रहे होंगे। जब मैंने तो आज तक इंसान को पहली बार देखी हूँ। ये पगडंडी मुझे लगता है कि इंसानों ने बनाई होगी, उनके आने जाने का रास्ता है। आप इसी पगडंडी को पकड़ के निकल जाइए, लेकिन जाते जाते अपना वादा तोड़िएगा नहीं। आप मुझसे मिलेंगे ना, आएंगे? मैं कहता हूँ हाँ, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। जब मेरे पास में फुर्सत होगी तब मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा, लेकिन रात के टाइम में नहीं, दिन के टाइम में। मुस्कुरा देती है, कहती है ठीक है, मैं समय निकाल लूँगी, मैं अपने परिवार को धोखा दे करके ज़रूर आ जाऊँगी, लेकिन पक्का वादा करोगे कि आप आओगे? समय बताओ। तब मैं कहता हूँ देखो, दोपहर के टाइम में जब हमारे पिताजी आराम करते हैं, मेरा भाई आराम करता है, और जब धूप तेज हो जाती है तब हम लोग घर के तरफ चले जाते हैं आराम करने के लिए। उसी टाइम में मैं कोशिश करूँगा कि आपसे मिलूँ। वाकई में वो पगडंडी मुझे बाहर निकाल देती है, लेकिन अपने खेतों की तरफ नहीं। मैं दूर जाकर निकलता हूँ। वहाँ से खेत कम से कम मान के चलिए कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। जब मैं बाहर निकलता हूँ ना, तो एक बार तो मुझे दिशा भ्रम हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ। अब नए नए गांव दिखाई दे रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे 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 मैं पहचान समझने लगा था। इसके बाद अपने खेतों के इलाके में आता हूँ, अब फिर वहाँ से जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ मैं दौड़ते हुए लगभग जा रहा था। घर का दरवाज़ा बंद था, और जब मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ तब मेरी माँ आके दरवाज़ा खोलती है। मुझे देख करके मुझे गले से लगा लेती है। अरे बेटा, तुम कहाँ थे? अब माँ तो माँ होती है। रोने लगती है, बिलखने लगती है, और उसकी आवाज़ सुन करके भाई भी जाग जाता है। मेरे पिताजी जो खाट पर लेटे हुए बीमार थे, वो भी कहते हैं पवन आ गया, पवन आ गया, पूछो उसे कहाँ गया था। मैं सबको समझाता हूँ कि मैं कुशल मंगल से हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन माँ तो माँ होती है ना दोस्तों, माँ तो माँ होती है। माँ जितना अपने बच्चे को प्यार करती है, उतना शायद मैं तो नहीं जानता कि और कोई करता होगा। माँ मेरा कपड़ा उठा उठा करके मेरे कुर्ते को, मेरा बदन देखने लगी, कहीं चोट वोट तो नहीं लगा है। अचानक मेरे कुर्ते के जेब में शायद कुछ आभास होता है कि कुछ रखा हुआ है। तब माँ कुर्ते के जेब में हाथ डालती है, और जब हाथ बाहर निकालती है ना, तो उसमें खाली सोने का चमकता हुआ कानों का कुंडल, वो भी एक कान का, मेरे कुर्ते के जेब में मिलता है। जैसे ही मैं उस कुंडल को देखता हूँ, मैं तो शक बका जाता हूँ। ये कुंडल तो वो लड़की पहन रखी थी अपने कानों में। क्या उसका कुंडल अब उस समय अब मेरी जेब में कैसे आ गया? मैं खुद हैरान था। माँ कहती बेटा
ये क्या है, ये कुंडल तुझे कहाँ मिला? मेरे पास में कोई जवाब नहीं था। मैं तो एकदम सन्न रह गया था कि अब मैं पकड़ा गया, अब मैं पकड़ा गया। मैं अपने माँ को, अपने भाई को, अपने पिताजी को सब समझा दिया था कि मैं राजी पूर्वक था। मैं एक जंगल के अंदर में एक बाबा जी की झोपड़ी था जहाँ पर मैं रात को शरण लिया था। मुझे कुछ नहीं हुआ। उस लड़की की बात मैं गोल कर दिया था। लेकिन अब क्या? वो कुंडल देख करके माँ मेरे से अनेकों सवाल कर रही थी। ये कहाँ से मिला तुझे? तेरे कुर्ते के जेब में कैसे आया जब तुझे मालूम नहीं है? तो कैसे रखा गया तेरे कुर्ते के जेब में? किसने दिया? मैं कहूँ ना कि मैं सोच पड़ गया था। और तब मैं बहाना बनाता हूँ कि माँ अब मुझे याद आ गया, रास्ते में पड़ा हुआ मिला था, मैं जंगल की तरफ जा रहा था ना, और तब ये रास्ते के मुझे मिला था। मैं इसको जेब में रख दिया था, मुझे लगा कि ऐसे नकली वकली होगा, लेकिन आप बता रही हो कि सोने का है, खालिश है। चलो अच्छा है ना, घर में कुछ लक्ष्मी तो आई इसी बहाने, नहीं तो मैं इसको फेंक ही देता। माँ अभी विश्वास नहीं कर रही थी। जब पूरा घर शांत हो गया था, तब माँ अकेले में पूछती है, बेटा ये कुंडल का रहस्य क्या है? ये कुंडल मैं देख रही हूँ, ऐसा कुंडल पुराने ज़माने में बना करता था। बात क्या है? ये कुंडल कहाँ से तुम्हें मिला? सच सच बता दे। मैं बिल्कुल उस लड़की की बात माँ को बताना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ माँ बिल्कुल नहीं, मैं जैसा बताया रास्ते पर पड़ा मिला था। आखिरकार मैं यकीन अब दिलाने में कहाँ तक सफल हो पाया था, मैं उस टाइम तो जान नहीं पाया था। लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरी बातों से माँ संतुष्ट नहीं है। खैर, अब वो सोने का जेवर जो एक कान का था हमारे घर में आ चुका था, माँ ने उसको संभाल कर रख दिया था। अब इसके बाद अब खेती गृहस्थी, आज जब हम खेत में पहुँचे थे, तब मेरा भाई अनेकों सवाल कर रहा था कि भाई उस बाबा का कुटिया कहाँ पर है? तुम उस कुटिया तक कैसे पहुँच गए? मैं तो सुना था कि बेरी वाले बाग के आसपास में जिन जिन्नात रहते हैं, कहीं तुम्हारा जिन जिन्नात से कोई सामना तो नहीं हो गया था? अनेकों सवाल पूछ रहा था। मैं उसको समझाते समझाते थक गया कि भाई मैंने कोई जिन जिन्नात को देखा नहीं है, अगर मैं देखता तो ज़रूर बताता। खैर, उसको संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे मैं संतुष्ट किया था। मैं जब दोपहर हो जाता है ना, तब हम लोग अपने घर पर लौट आते हैं। अब मैं बहाना करता हूँ कि मैं एक दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ, कुछ काम है उससे। परिवार के लोग अब शक भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं अपने दोस्त के पास नहीं, मैं अपने खेत की तरफ फिर चला जाता हूँ। जिस रास्ते से मैं आया था वो रास्ता लंबा था, लगभग 1.5 किलोमीटर का दूरी का था, लेकिन मैं अंदर से जोश से भरा हुआ था। मैं अपने आप को साबित करना चाहता था कि मैं वचन का पालन करता हूँ। इंसान वचन का पालन करते हैं। और अभी तक मैं उस लड़की के बारे में जितना सोचा था, मुझे लगा नहीं था कि वो इंसान नहीं है, कोई अलग है। मुझे ऐसा कुछ उसमें पहचान नज़र नहीं आया जो इंसानों से अलग करती हो। मैं 1.5 किलोमीटर का सफ़र कभी दौड़ते हुए, कभी आराम से अब दूरी तय कर लेता हूँ। आज जब मैं उस जगह पर पहुँचता हूँ, बेले वाला, जहाँ पर बेलों का जंगल था, उस खंडहर के अंदर में एक मकान छिपा हुआ था। आज जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, दिल धक धक कर रहा था। डरते डरते मैं जब बेल को अंदर दाखिल होता हूँ, मैं हैरान रह जाता हूँ। वो लड़की थी नहीं वहाँ पर। मैं काफ़ी देर तक उस जगह पर बैठे बैठे जब मुझे लगने लगा कि नहीं, अब तो हमें चलना चाहिए, हमारे परिवार के लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, अब तो खेत में आने का टाइम हो चुका है, गर्मी कम हो गई है। अब मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, तब मैं निराशा से वहाँ से चल देता हूँ। ऐसे में 3 दिन करता हूँ, लेकिन वो लड़की मुझे उस जगह पर नहीं मिलती है। उधर मेरी जो माँ है ना, उस जेवर को अब जगह जगह चेक करा रही थी कि असली है नकली है। और आखिरकार जब जेवर का रहस्य पता लगता है कि भाई ये तो खाली सोने का है, ऐसा सोना, शुद्ध सोना आजकल मिलता कहाँ है। जब उसकी वैल्यू माँ को पता लगता है तो बड़ा खुश हो जाती है। मुझे कहती है कि बेटा ये कान का कुंडल जो तुझे मिला था ना, ये तो बड़ा कीमती है, इससे तो हमारी आधी गरीबी दूर हो जाएगी बेटा, हमारे टूटे फूटे घर भी सही ढंग से बन जाएगा, हमारे जो रुके हुए काम हैं पूरे हो जाएंगे। क्या कहता है हम इसको बेच दें? तब मैं कहता हूँ माँ कुछ दिन रुक जाओ, हो सकता है कि सोने का रेट अच्छा मिल जाए। मैं उस लड़की को अब मैं सब कुछ बताना चाहता था कि अनजाने में तूने मेरे जेब में अपना कुंडल डाल दिया, यह गलती से डल चुका है। मैं उसको समझाना चाहता था, मैं उस कुंडल को बेचना नहीं चाहता था।
लेकिन मैं बहाना बना दिया था, अब उस कुंडल को वापस भी तो नहीं कर सकता था। लेकिन लड़की मिले तब ना। 3 रात हो चुका था और वो लड़की का अता पता नहीं था। और तब मुझे लगा कि शायद उसका परिवार उस जगह पे आने से रोक दिया है। मैं उसके लिए बहुत तरसता रहा। उसकी सुंदर सुंदर आंखें और दमकता हुआ चेहरा मुझे हमेशा याद आता था। 3 दिन के बाद मैं नाखुश था कि मैं तो अपना वचन पूरा किया, लेकिन उसने अपना वचन को तोड़ दिया। ऐसी ही होती है लड़कियाँ। ये मेरा पहला पहला प्यार था। अब पहले ही प्यार में मुझे अब नाखुशी मिली थी। मेरा दिल टूट गया था। गर्मी का टाइम था और हम छत पर भी सोया करते थे और कभी आंगन में। उस रात गर्मी ज़्यादा थी तो मैं तो अपना छत पर चला गया। अपने भाई का आवाज़ देता है कि ऊपर ही आ जा, ऊपर ही बिस्तर हमने लगा दिया है। और तब कहता नहीं, मुझे ऊपर छत पर डर लगता है, भूत प्रेत से डरता था। वो छत पर बिल्कुल आने से कतराता था, लेकिन मैं डरता नहीं था। मैं छत पर आकर के आराम से चांद को निहारते हुए और लेट जाता हूँ। जब मुझे एहसास होता है कि मुझे कोई जगा रहा है, और तब मेरी आँख खुलती है। जब मेरी आँख खुलती है तो मैं अपने चेहरे पर एक और चेहरा झुका हुआ पाता हूँ। उसकी बड़ी बड़ी आँखों, शरीर से खुशबू फूट रहा था। हाँ, मैं तो एक बार में पहचान गया था, ये तो वही लड़की थी, ये तो वही लड़की है। वो लड़की मुझे जगा रही थी। मैं जैसे ही जागता हूँ और जब उसका चेहरा देखता हूँ, मैं भौचक्का हो जाता हूँ। तुम यहाँ तक कैसे आ गई? तुम यहाँ तक कैसे आ गई? लड़की खामोश होने की इशारा करती है। हाँ, मैं एकदम डर जाता हूँ कि अब परिवार वाले जाग जाएंगे, तब क्या होगा, तब क्या होगा। लड़की फुसफुसाती है, कहती है डरो मत, मैं जल्दी ही चली जाऊँगी। मैं बताने के लिए आई हूँ कि तुम दिन में गए होगे, तुम परेशान हो गए होगे, तुमको लगा हो कि मैं अपना वादा तोड़ दिया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। मेरी कुछ मजबूरी थी, मैं मजबूरी से बंधी हुई थी। मैं आना तो चाहती थी दिन में, लेकिन मैं घर से निकल नहीं पाई। मेरा परिवार मुझ पर नज़र रखता है और दिन के टाइम में तो खास करके मुझे घर से निकलने नहीं देता है। और इसके बाद कहती है ये बुरा मत मानना। और तब मैं कहता हूँ कुंडल की बात, कानों का कुंडल, तुम्हारा एक कान का कुंडल कहाँ है? कहती है ऐसा कुंडल तो मेरे पास में बहुत है, मेरे पास में कुंडलों की कमी नहीं है। ना जाने कहाँ खो गया है, मुझे नहीं मालूम, कहीं तुमको मिला है क्या? और तब मैं कहता हूँ मेरे कुर्ते की जेब में था। पूरी कहानी बता देता हूँ। और तब मुस्कुराती है, कोई बात नहीं, आप रख लो उसको, आपको कीमती लगता है तो आप बेच दो, मैं और आपको दे दूँगी, आप चिंता मत करो, मेरे पास में बहुत सारा ऐसे चीज़ें हैं, मैं आपको दे दूँगी। मैं उससे कुछ देर तक बात करता हूँ और छत खाली था। आप कहती है जब इतनी दूर से आई हूँ तो प्रेम करना तो बनता ही है। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया था। और इसके बाद तो हमारा सिलसिला मेरे घर पे ही हो गया था। वो रात को, आधी रात को कभी देर से हमारे पास आ जाती थी। और मेरी माँ कहती थी कि बेटा छत पर कुछ आवाज़ आती है। मैं कहता हूँ माँ कभी कभी आपको पता है ना, मैं सपने में कुछ बोल देता हूँ। माँ अब शायद विश्वास करी थी कि नहीं करी थी ये मुझे नहीं पता था। और तब मैं डर गया था। जब एक रात को आती है और तब मैं कहता हूँ देखो तुम ज़्यादा शोर मत मचाया करो। मेरी माँ जाग गई थी और वो बुदबुदाहट तुम्हारा सब कुछ सुनाई दे दिया था, मुझसे सवाल पूछ रही थी। और तब हम लोग शांत रहने लगे। लेकिन मेरी माँ को एक बार जब किसी चीज़ का ऐसा शक हो जाता है, आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। एक रात जब वो लड़की आई हुई थी और तब शायद वो फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ गई होगी, जगी होगी, और वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई आ जाती है। और जिन हालात में देखती है ना, एकदम चीख पड़ती है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कौन है लड़की? और जैसे ही लड़की उसको माँ को देखती है ना, वो छत से छलांग लगाती है। मुझे लगता है कि कहीं गिर करके टांग वांग नहीं तोड़वा लिया हो। मैं भागता हूँ, जाकर देखता हूँ, तब वो मुझे नज़र नहीं आती है। ना जाने कहाँ अंधेरे में गायब हो जाती है। माँ मुझसे 36 सवाल कहती है, पूछती है ये कौन थी, ये कौन थी? तू छत पर इसलिए सोता था, तू इसलिए सोता था, कौन थी लड़की ये, कौन थी? मेरे पास में कोई जवाब नहीं था। मैं डरा हुआ था। और शोर सुन करके मेरा भाई भी जाग चुका था, मेरे पिता भी जाग चुके थे। अब तो गजब की बेइज्जती होने वाली थी मेरी। मैं अब कहूँ कि मैं रोने पर आ चुका था। माँ को समझाता हूँ कि माँ अब जाने भी देना, मैं सब कुछ बताऊँगा, लेकिन भाई के आगे मत कुछ बोलना,
पिताजी को आगे मत बोलना। माँ समझदार थी, कहती है ठीक है, मैं तेरे को अकेले में सब कुछ पूछूंगी और सब तू सच सच जवाब देगा। उस रात तो माँ समझा देती है मेरे भाई को भी, अरे कुछ नहीं, सपना देख कर चिल्लाता रहता है, इसको ऐसे ही ख्वाब आते हैं, तुम लोग सो जाओ। माँ मेरे पास में आती है, अभी आराम से सो ले, लेकिन जब सुबह में जब उठेगा मुझे सब कुछ बात बताएगा। मैं कहता हूँ माँ अब मैं बिल्कुल बताऊँगा, आप चिंता मत करो। इसके बाद माँ चली जाती है और कहती है, अब मुड़ जाती है होशियारी से। मैं तो कहती हूँ नीचे चल के सो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी। मुझे लगा कि मेरे भाई जगा हुआ है, मुझसे बहुत सारा सवाल पूछेगा, आज तो मैं यहीं सोऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार मैं उस लड़की का इंतज़ार करता हूँ कि वो छत से कूदी थी, आसपास में कहीं होगी, अंधेरे में छिपी होगी, और कैसे आ जाती है इतना लंबा ऊंचा छत पर। मैं खुद हैरान था, इतनी ऊंचाई से कूदी थी, उसको चोट नहीं लगा होगा। कब मुझे नींद आ जाती है इसी की बात सोचते हुए, और जब आँख खुलती है तो मुझे माँ जगा रही है, अब उठ जा, सुबह हो चुकी है। उसी छत पर मुझे मौका नहीं देती है। मैं नींद से जगा था, तभी माँ सवाल पर सवाल पूछने लगती है, अब बता, अब सुबह हो चुकी है, अब तेरे बाप भाई बाहर गए हुए, कोई नहीं घर में, हम छत पर हैं, अब जो कुछ है मेरे सामने रख दे। मैं जंगल वाला कहानी शुरुआत कर देता हूँ, और जब पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है तब मेरी माँ की तरफ देखता हूँ। माँ का चेहरा एकदम डरा हुआ दिखाई दे रहा था। माँ तो जैसे काँप रही थी। कहती है, तुझे अभी तक एहसास नहीं हुआ कि लड़की कौन थी? मैं कहता हूँ नहीं, जैसा मैं हूँ वैसा वो थी। और तब कहती है, वो कोई अलग चीज़ थी, जिन्नात की बेटी थी, तो जिन्नात की लड़की से प्यार किया था, वो जिन्नात थी। तुझे अभी तक मालूम नहीं हुआ कि तुझे ढूंढती हुई और इस घर तक पहुंच गई? ये मामूली इंसान कभी काम कर सकता है? तेरे सामने छत से छलांग लगा दिया, उसको कुछ हुआ नहीं होगा, वो तो हवा है, ऐसे ही है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? तू अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहा है? मैं माँ को समझाने लगा कि माँ जैसा तुम सोच रही हो ऐसा नहीं है, हम दोनों आपस में प्रेम करते हैं। माँ मुझे कसम खिलाती है कि देख, इस लड़की से दूर हो जा, नहीं तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अब इससे बड़ी कसम माँ क्या दे सकती थी? मैं माँ के आगे मस्तक हो गया था कि माँ, आपका आज्ञा मैं कभी नहीं टालूंगा, लेकिन ये बात मेरे भाई को, मेरे पिताजी को बिल्कुल कानों में नहीं आनी चाहिए, ना किसी और को। और तब माँ कहती है कि हाँ, अब तेरी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी शर्त मंजूर है ना? और तब मैं कहता हूँ हाँ माँ, आज के बाद उस लड़की से मैं कभी नहीं मिलूँगा, मैं छत पर सोऊंगा नहीं और वो लड़की आएगी नहीं। मैं आज भी माँ के फैसला पर मैं बड़ा गलती निकालता हूँ। जब मुझे पता चलता है कि वास्तव में एक जिन्नी लड़की थी, मुझसे प्यार करती थी, मुझ पर जान छिड़कती थी, और वो कह रही थी कि ऐसे कुंडल तो मेरे पास में ना जाने कितने हैं, मैं तो बहुत सारा तुम्हें कुंडल दे सकती हूँ और तुम इसको बेच करके धन कमाओ। मेरे माँ ने सारा खेल खराब कर दिया था। मुझे बाद में पछतावा हो रहा था। मुझे लगता था कि अगर माँ नहीं रोकती ना तो मेरा प्रेम चलता रहता, और हम लोग बड़े ठाट बाट से रहते। उसके पास में इतना सोना था और वो सोना मुझे देने का वादा किया था। मैं अब क्या बताऊं, अब अपनी गलती पर आज भी पछतावा होता है। और उसके बाद वो लड़की कभी भी हमें नहीं मिली। मैं कभी कभी उसका इंतज़ार करता था, गाए बगाए मैं छत पर चला जाता था कि कभी तो आएगी, लेकिन उसके बाद वो लड़की जैसे मुझसे रिश्ता ही तोड़ लिया था। तो दोस्तों, ये थी पवन जी की भेजी हुई अपनी कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई घटना है, कहानी है, अपनी आप बीती है जो मुझ तक भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। और दोस्तों, फिर मिलते हैं ना एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में इसी चैनल पर कल की रात। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।